फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का रिकैप ऑफ द बोथ द चैप्टर्स जितना मैं हेल्प कर पाऊं, बी रेडी फॉर द एग्जाम। और अपने एग्जाम का कल वाला पैटर्न भी सेम रहेगा, वो 1.5 घंटे वाला विद इन 5 मिनट्स पीडीएफ में वो दीदी को मिल जाना चाहिए और पेपर आपको चेक होके मिल जाएंगे। चलिए, हमने जो पहले चैप्टर पढ़ा था वो पहले देखते हैं। प्रिमिटिव मैन, एंशियंट टाइम, जो कैव मैन था उसकी रिक्वायरमेंट बहुत लेस थी, बट धीरे धीरे उन्होंने अपने ऑक्यूपेशन चूज करे, उन्होंने रिवर बैंक पे रहना स्टार्ट करा। तो फिर शुरू हुआ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज बार्टर सिस्टम। मतलब मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था कि मैं मेरे घर पे बना हुआ कोई एक मिठाई सामने वाले को दे दो और उसका प्यारा मिठाई मैं ले लूं। बट देयर आर लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। फॉर एन एग्जांपल, चलक चलानी नो करे धानी। मतलब मुझे, मेरे पास वीट है और आपके पास जैगरी, तो मुझे जैगरी तब आप दोगे ना जब आपको बदले में वीट चाहिए, नहीं तो रोटेशन, नो म्यूचुअल एडजस्टमेंट या प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। या तो मैं प्रोडक्शन लिमिटेड करूंगा या तो मुझे स्टोरेज का ट्रबल होगा, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है या उसकी एक्सचेंज वैल्यू का। नो एग्जैक्ट मेजरमेंट। चलो वीट है तो उसके बदले में जैगरी का रेट क्या, घी का रेट क्या, और हर एक वक्त रेट बदलते रहते थे, जिसकी गरज उसका शेयर। डिवीजन और सब डिवीजन की ट्रबल और प्रॉब्लम टू द सर्विस पीपल। फिर हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी धीरे धीरे कैसे आया। तो पहले कमोडिटी मनी था, मतलब बार्टर सिस्टम। फिर वो लोग लाए एनिमल मनी, मतलब वो गाय, हाथी वगैरह वगैरह। बट वहां पे ट्रबल सबसे बड़ी थी उसे स्टोर करना। वो मतलब बीमार हो सकते, इल हो सकते हैं, शायद क्या कहते हैं उन्हें, हाँ, डेथ भी हो सकता है। तो फ्रेंड, और डिवीजन और सब डिवीजन का क्या, एक्सचेंज करना हो तो। फिर इसके बाद मेटल मनी आया, गोल्ड, लेकिन वो इतना प्रेसियस था, कम मिलता था। और फ्रेंड, बड़े ट्रांजैक्शन का क्या, फिर पेपर मनी आया, प्लास्टिक मनी आया, और अब तो इनविजिबल मनी का जमाना है। मतलब हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी भी पढ़ लिया, एज वेल एज टाइप्स ऑफ मनी, जिनमें कमोडिटी मनी था। देन आफ्टर आ गया था मेटल मनी, पेपर मनी या प्लास्टिक मनी और ई मनी एटसेट्रा। मैंने तो मस्ती में आपको ये भी पढ़ाया था, ये पढ़ाते वक्त के जो हंटर एज था तो वो लोग बो एंड एरो का यूज करते थे एज अ मनी, स्टोन एज था तो पत्थर का। चलो, फिर हमने पढ़ा था तो मनी को रिप्लेस किसने करा, एक ऐसा बंदा जिसे लेने को कोई मना नहीं करता, आराम से स्टोर कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, और इसे मेजर करना इजी हो जाएगा। वो बंदे को कहते हैं मनी। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड एंड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप अपना ऑक्यूपेशन चूज करो, अर्न करो, और फिर जो चाहिए वो मनी के बदले में ले लो, स्टोर कर सकते हैं। मैंने आपको मस्ती में पढ़ाया, तब कहा था कि मम्मी अपनी 100 रुपये की नोट बगड़ी गई, वो ना हो। स्टोरेज से एक काम अच्छा हो जाएगा कि उसका नुकसान नहीं होगा अपने को पेरिश होने का, और फ्यूचर में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं या फ्यूचर में पेमेंट भी कर सकते हैं, डिफर्ड पेमेंट। देन आफ्टर मेजरमेंट, आप बैलेंस शीट बना सकते हैं, बजट बना सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं। जैसे कि भाई रास्ता हो तो किलोमीटर या माइल होता है, लिक्विड हो तो लीटर। बीजी बधी वस्तु ने मेजर करवानो साधन मनी छे। और शायद वो रॉबर्टसन का रट्टा कि विच इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज, इन्हें मनी कहा जाएगा। तो ये मनी वाला फर्स्ट पार्ट था। हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था मोंगवारी रे मोंगवारी, इन्फ्लेशन। ध्यान रखियो, इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, दरेक सेक्टर में for a longer period of time, overall in all the commodities, और शायद केन्स ने ऐसा कहा था, चेक कर लेना, विथ फुल एम्प्लॉयमेंट, એટલે નેશનમાં ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટ છે, દરેક સેક્ટરમાં લોંગ પીરિયડમાં અગર પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય then it is called inflation. अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है और इन्फ्लेशन होगा तो वो फेवरेबल होगा, फैक्टर्स एम्प्लॉयड हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म में प्राइस घटेगा। ध्यान रखें, और यही सारे इन्फ्लेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन ऑल द सेक्टर लॉन्ग टर्म में ये हो जाएगा। एक माह का रट्टा, अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन गवर्नमेंट ने चल प्राइस नीचे बेस कंट्रोल थी, यानी नीचे दाबी दी दूष, तो वो वाला इन्फ्लेशन कौन सा होता है, सप्रेस्ड कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। लेकिन तो भी इन्फ्लेशन तो है ही ना। और फ्रेंड, अगर मोंगवारी વધે तो तुम्हारी परचेसिंग पावर વધે के घटे, बापू घटवानी ने, परचेसिंग कैपेसिटी आना चाहिए। फिर हमने इन्फ्लेशन के कॉजेज पढ़े, तो उसके मेन 2 फैक्टर्स हैं। पहले था डिमांड पुल, जो डिमांड वाले फैक्टर्स होते हैं वो, क्या आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिमांड बढ़ेगी,
एक्चुअली इन्फ्लेशन क्यों होता है प्रैक्टिकली? क्योंकि डिमांड ज्यादा है मार्केट में और एक तरफ शायद उसके जितना सप्लाई अभी फिलहाल है नहीं। क्यों डिमांड आपकी इंक्रीज होती है? उसके इंटरनल 3 रीजंस थे। मनी सप्लाई इंक्रीज, वो मैक्लुक कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स इज नोन एज इन्फ्लेशन। मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है बट जिस रेशियो या प्रोपोर्शन में मनी सप्लाई है उस रेशियो में प्रोडक्शन नहीं, इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट एक्सपेंस इंक्रीज, जैसे अभी कोरोना के बाद अपनी इकोनॉमी को बाहर लाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ 2 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर करा है, तो पैसे बढ़ेंगे लेकिन उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो इनिशियली प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, इन्फ्लेशन। और इंडिया जो नेशन के चाइना ओवर पॉपुलेशन, तो डिमांड बढ़ने ही वाली है ना। और जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल में है वहां पे इनकम या कैपेसिटी बढ़ी, मतलब डिमांड बढ़ने से जो इन्फ्लेशन होता है उसे डिमांड पुल कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट वाले फैक्टर्स है वो। जो मॉनेटरिस्ट है वो पहले को मानते हैं, कॉस्ट वाले दूसरे को। वेजेस बढ़ गया, हमें सैलरीज जाना देनी पड़ी, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, अरे भाड़ू वधी क्यों, जो अपन चार्जेस देते हैं एंटरप्रीनर्स को वो बढ़ गए। मतलब कॉस्ट बढ़ने से बापू चोखू भाव वर्धमानाच, ये वाला कॉस्ट पुश वाला था फ्रेंड। लेकिन स्पाइक इन प्राइस, प्राइस बढ़ने के दूसरे भी या अदर रीजंस भी है। फॉर एन एग्जांपल टैक्स बढ़ गया, तो मतलब जीएसटी का रेट बढ़ गया, तो डेफिनेटली ये होने वाला है। देन आफ्टर कुछ चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल, और उसके प्राइस बढ़ गए, तो और क्रूड ऑयल तो ऐसा है, पेट्रोल डीजल एवरीथिंग यार, ऑयल वॉयल, तो पूरी इकोनॉमी में प्राइस बढ़ेंगे, एक सहारे को भगाएगा यार। और स्कैरसिटी, उसकी डिमांड बहुत मोर है, गोल्ड सप्लाई बहुत लेस है, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। फ्रेंड आना चाहिए, आपका 3rd चैप्टर था। 1st चैप्टर की बात करते हैं यार। कॉमन पर्सन बड़े बड़े उलझे हुए चीज समझ में नहीं आती, तो एक काम करो ना, उसे इजी वे से, जो सेल्फ एक्सप्लेनेशन वाला डेटा है उसे डायग्राम से बता दो, जिसका एडवर्टीजमेंट में अट्रैक्शन के लिए, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते वो, जिसके लिए हाईफाई नॉलेज की जरूरत नहीं है, और वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। बट जो रिसर्चर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो ग्राफ 4 क्वाड्रेंट्स पे भी ड्रॉ हो सकता है, एग्जैक्ट स्केल और मेजरमेंट लेने पड़ेंगे, और जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ड्रॉ होता है वो, जिसका सामान्य लोगों को समझाने के लिए यूज नहीं होता, वो है ग्राफ। और फिर एग्जांपल थे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कितना अच्छा हो जाता है ग्राफ और डायग्राम से, जो लेंथी डेटा है वो इजी वे से एक्सप्लेन हो जाएगा। जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इट कुड बी इजीली कंपेयर, उसका ट्रेंड अपने को पता चलता है। समझाना वाले को समझाना इजी और अंडरस्टैंड करने वाले को अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। फिर तो वो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इरेगुलर, रेगुलर, लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म चेंज बद्दूज आराम थी समझावी सकाई हो, ये उसका इंपॉर्टेंस था। क्या लेंगे, ग्राफ या डायग्राम से डेटा रिप्रेजेंट करते वक्त? तो सबसे पहले भाई किसी के लिए बार डायग्राम या पाई डायग्राम भी चलता है, तो कौन सा, डिवाइडेड बार डायग्राम, क्लस्टर, क्या करना है आपको वो नक्की करें। चॉइस ऑफ एक्सेस के एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई पे डिपेंडेंट वेरिएबल। देन आफ्टर आ जाएगा क्लैरिटी, यार एकदम नीट क्लीन धांसू होना चाहिए। उसके लिए आप अलग अलग बॉल पेन, शेड्स, पेंसिल्स का भी यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, एक अप्रोप्रिएट हेडिंग डाल दो, डेटा, और वो डेटा का सोर्स के जो डेटा है भाई इनकम का, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने दिया है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, वो बता दो। और अगर आपने डेटा के कैलकुलेशन में बेटा कोई इक्वेशन यूज करा है तो कई उसे बताओ, तो बधाने समझवानी मजा आवे हो, नहीं तो बधा कंफ्यूजन मारे। ये था कौन सी कैर ली जाए, मतलब पिक्टोरियल डायग्राम, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम एक्सेट्रा, ये डायग्राम के टाइप्स थे। फिर हमने पहले दिन ये पढ़ा था तो 2 और रट्टे मारे थे कि बार डायग्राम ड्रॉ करते वक्त क्या कर ले। तो इसमें जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो तो चलेगा, वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसका हाइट लेफ्ट टू राइट होता है, ओरिजिन से भी इक्वल गैप होना चाहिए फॉर प्रॉपर कंपैरिजन। अब तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई यार, एक्चुअली वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल भी चलता है। ये मार्शल आर्ट नहीं है फ्रेंड। राइट एंगल 90 डिग्री, हाफ सर्कल मतलब 180 और पूरा सर्कल मतलब पूरा पाई डायग्राम 360 डिग्री। मारो बाइट के लो दैट डेटा अपॉन टोटल डेटा इनटू 360। और दो डिफरेंट मैटर को कंपेयर करना हो तो जिसका टोटल ज्यादा उसका सर्कल का
साइज भी ज्यादा होगा, जिसका टोटल कम उसका सर्कल का साइज भी कम होएगा। इतना हमने पढ़ा था। फिर हमने जो नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ा था वो कुछ ऐसा था, जिनमें चैप्टर कंप्लीट करा था कि टाइम सीरीज के भी ग्राफ होते हैं। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ में हिस्टोग्राम होगा, वो ओवर एंड रन चिपके हुए बार्स। पॉलीगॉन मतलब स्केल से ज्वाइन करेंगे, कर्व मतलब फ्री हैंड से, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या पॉलीगॉन और लॉगरिथम के ग्राफ। हमें सिलेबस में एक ही मार्क के लिए पढ़ना था, बेस में लेंगे टाइम, અને टाइम प्रमाणे कोरोना के केस, फोरोना के केस, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, तो ये टाइम सीरीज ग्राफ हो जाएंगे। डीटी की बात करता है डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसका बेहतरीन यूज हो रहा है, और अभी के एरा में तो और ज्यादा है। अभी के पीरियड में कौन सी है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी? वी यूज्ड या डिस्कस 3। सबसे पहले आ जाएगा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और एक चीज ध्यान रखना, अब कंप्यूटर के ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस स्मार्टफोन पे हो जाते हैं। आपको क्या सिखाना? पहले आ जाएगा आपको जो टॉपिक समझाना है, लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग स्लाइड बनावी देवी, डेकोरेट करी देवू અને स्लाइड वाइज समझाऊ। पीपीपी पर अरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओ शिट, एक्सेल शिट, मतलब इसके अंदर अपन जो भी है लॉट्स ऑफ डेटा हो, थाउजेंड्स ऑफ डेटा, उसका एवरेज, को रिलेशन, सब कुछ एक साथ निकलेगा। इवन इसके ग्राफ भी ड्रॉ हो जाएंगे यहां पे। और थर्ड टॉपिक है ग्राफ एंड डायग्राम, जिसके प्रोग्राम्स होते हैं या एक्सेल शीट से, लेकिन आपको इसके रिलेटेड फॉर्मूला और कमांड आना चाहिए। अरे यार मेरे मोबाइल की तो स्टोरेज स्पेस फुल हो गई। ओके फ्रेंड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डिजी लॉकर, जहां पे आप आराम से अपनी स्पेस बचा सकते हैं, एंड यू कैन यूज द डेटा एट एनीवेयर एनी टाइम, गम्मे त्यारे गम्मे ते समय। फ्रेंड अब ऐसा आ जाएगा कि हमें लैक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उससे कॉम्पैक्ट करना है। तो एसपीएसएस, साजम या ऐसा जो शायद फ्री में मिलता है, उसके बाद नहीं, जो देख लेना कोई बाई करने पड़ते, और ग्रीटेल और आर और ऐसा है जो शायद फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एक बार चेक कर लेना। मतलब वो लोग लैक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को मिनट्स ऑफ टाइम में फटाफट कैलकुलेट करके दे देंगे ऑन योर फिंगर टिप। लेकिन किंतु परंतु बट अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जा रहे हैं, तो कंप्यूटर आपके ब्रेन का या टीचर्स का प्लेस नहीं ले सकता, या आपके प्रोसेसिंग का, जो अपने दिमाग में चलता है। प्रोग्राम में बद्दू फिट ना हो, दिमाग फ्लेक्सिबल, वायरस, तो उसकी केयर लेके आप जाना। अब इंटरनेट आपको कैसे काम आएगा स्टडीज के लिए, तो उसका बेस्ट एग्जांपल तो अभी आप दे सकते हैं प्रैक्टिकल, कि इसमें अपने को कोई भी टॉपिक के ट्यूटोरियल्स मिल सकते हैं। एक्टिव लर्निंग, जूम पर 40 आखा लेक्चर्स, पूरे चैप्टर या सिलेबस। न्यूज़पेपर घर पे नहीं आता, पूरी की पूरी कोई बुक्स चाहिए जो अवेलेबल नहीं। मैंने तो एकेडमी भी देखा था, चौहान सर, जो भी वाले सर हो, ई जर्नल या ई बुक्स। अच्छा यूनिवर्सिटी कौन सा होगा? इकोनॉमिक्स के डेटा क्या इंफॉर्मेशन है क्या मिले, मिसलेनियस कोई कोर्स हो, कई एक्स्ट्रा हो, ये मिसलेनियस परचूरन चीजें भी अपने को यहां पे मिलती है। एंड आफ्टर दैट फ्रेंड, कोई भी वाला डेटा जिनके अंदर एग्रीकल्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम के भाई बैंक का डेटा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बेस्ट पड़ेगा। कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, तो इंडस्ट्रीज का डेटा, तो ऑथेंटिक डेटा आप सर्च मार सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने लिए। फ्रेंड नेट की काळजी राखवी, इंटरनेट में भी अपना दिमाग खास यूज करना। और बुक में बोला है इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सब स्टैंडर्ड प्लेजराइज्ड डेटा यूज होते हैं, मतलब कि वो ओरिजिनल खुद नहीं होते, बताते हमारे हैं। तो फ्रेंड गलत चीजों से बचना, जो आपको पर्सनली अपने सोशल अकाउंट में भी करना चाहिए। सेंसस यानी पॉपुलेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, उसके रिलेटेड डेटा के अपने को सीरीज भी मिलते हैं। ओके, कॉम्पैक्ट होगा, आराम से काम आ जाएगा। और जो CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स, उसके एक्सपेंसिव होते हैं, जिसका रिसर्चर्स या कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले यूज करते हैं। लेकिन सीडीज का यूज करते वक्त ध्यान रखना, आपके पास बहुत ज्यादा सीडी के अंदर डेटा होता है, मटेरियल, तो कौन से शीट में जाना है, लिंक रस्तो ગોતવાનું અને અંદર શું એ રેલેવન્ટ કમાન્ડ પણ આવડવો જોઈએ। CMI, સેન્ટર ફોર મોનિટરિંગ ઇન્ડિયન ઇકોનોમિક્સ, એન્ડ SSO, નેશનલ સેમ્પલ સર્વે ઓર્ગેનાઇઝેશન, CSO, સેન્ટ્રલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, WB, वर्ल्ड बैंक,
यू नो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मुझे इतना ही याद है। आपको शायद फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओवर है रिवीजन फ्रेंड, तो कल आपका टेस्ट है, आप रेडी रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, भागो।